गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक मूल अधिकारों में मूल अधिकारों का महत्व की अपन बात करते हैं। हमारा मूल अधिकारों का टॉपिक चलने लग रहा था। आज हम पांच क्लास में आपके जो मूल अधिकारों का महत्व जो आपके पहले पेज पे दे रखा है उन मूल अधिकारों के महत्व की अपन बात करते हैं। पहला मूल अधिकार का महत्व क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार पहला महत्व क्या है मूल अधिकारों का? प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है। मूल अधिकार हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे देश के लोकतंत्र की ये आधारशिला है। बिना मूल अधिकारों के लोकतंत्र को बनाना असंभव सा कार्य है। तो मूल अधिकारों का सबसे पहला महत्व क्या है? यह प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसे लेकर के हम कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा हम कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मूल अधिकारों का सबसे पहला महत्व हमारा है प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए मूल अधिकारों का होना अति आवश्यक होता है। किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए मूल अधिकारों का होना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। नंबर दो है शासन की स्वेच्छाचारी शक्तियों को रोक। शासन की कैसी शक्तियों को रोक दोस्तों? स्वेच्छाचारी का मतलब होता है कि हमारे देश में जो भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी कोई राष्ट्रपति बनेगा, वो कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। स्वेच्छाचारी का मतलब है वो अपनी इच्छा के अनुरूप, इच्छा का मतलब हुआ कि वो देश की जनता की भावनाओं को कुचल नहीं सकता है, वो तानाशाह नहीं बन सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता है कि उसके समझ में जो वो कानून बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में क्या सर्वोच्च है? हमारे देश में कानून सर्वोच्च है और किसी भी हालत में कोई भी सरकार किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का क्या नहीं कर सकती? हनन नहीं कर सकती। आपकी बुक में दे रखा है कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें दे रखा है कि पुराने समय में किसी भी तानाशाह या स्वेच्छाचारी शासक का कोई भी स्थान नहीं था। पुराने समय में जो स्वेच्छाचारी शासक थे उनका कोई भी स्थान नहीं था। और वर्तमान में भी ऐसी बात है। वर्तमान में भी हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। और वर्तमान में हमारे देश में भी स्वेच्छाचारी सरकार का, स्वेच्छाचारी व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर हमारे संविधान में क्या लगा रखी है? रोक लगा रखी है। कोई भी व्यक्ति, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो जननेता है ना, हमारे देश के लोकप्रिय नेता है। तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन नरेंद्र मोदी चाह करके भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते। स्वेच्छाचारी का मतलब है नरेंद्र मोदी को जनता का बेहद प्यार है, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते या मूल अधिकारों को हमारे संविधान से नहीं हटा सकते। मतलब उनकी शक्तियों पर हमारे संविधान ने कहीं ना कहीं रोक लगा रखी है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो सकता, वो स्वेच्छाचारी अपना कार्य नहीं कर सकता। अगर वो मूल अधिकारों पर रोक लगाएगा, अगर वो मूल अधिकारों को कम करेगा, उसके ऊपर रोक लगाएगा, तो हमारा संविधान उसे क्या करता है? मना ही करता है। तो सबसे पहला प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। कोई किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकता है। और दूसरा, शासन की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर रोक है। हमारे देश में कोई भी तानाशाह नहीं बन सकता, उसे कानून के अनुसार कार्य करना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से वो हमारे मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकता। ठीक है। नंबर 3, न्याय सुरक्षा। न्याय सुरक्षा के अंदर है हमारे जो मूल अधिकार है उनको न्यायालय के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसे लेकर के कहां भी जा सकते हैं? न्यायपालिका में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो 3 महत्व है। पहला महत्व है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरा महत्व है शासन की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर रोक है। कोई भी हमारे देश में तानाशाह नहीं बन सकता है। और नंबर 3, न्याय सुरक्षा। न्याय सुरक्षा का मतलब हुआ अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसे लेकर के कहां भी जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। इसे न्यायपालिका ने सुरक्षा प्रदान की है। मूल अधिकारों को सुरक्षा किसने प्रदान की है? न्यायपालिका ने मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की है। नंबर 4, लोकतंत्र की आधारशिला। मूल अधिकार हमारे लोकतंत्र की या किसी भी देश के लोकतंत्र की आधारशिला है। बिना मूल अधिकारों के लोकतंत्र संभव नहीं रह सकता। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र में वाद विवाद होते हैं। आप किसी की राय से सहमत भी हो सकते हैं और आप किसी की राय से असहमत भी हो सकते हैं। हमारे संविधान में हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हम बोल सकते हैं, अपने मत को रख सकते हैं, अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की क्या है? खूबसूरती है। तो लोकतंत्र की आधारशिला है जिसमें आपको बोलने की आजादी होती है,
और लोकतंत्र में यही होता है, आपको इच्छा के अनुरूप व्यवसाय करने की आजादी होती है, आप पूरे राष्ट्र में कहीं पर भी घूम सकते हो, आपको निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आपको लोग, हमारा जो लोकतंत्र है, जनता का जो शासन है, उसकी आधारशिला है। बिना मूल अधिकारों के लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता, लोकतंत्र को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। तो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला क्या है, वो हमारा मूल अधिकार है। ये सब बातें आप ट्वेल्थ के जब एग्जाम में आए तो यहाँ लिख करके आ सकते हो, ठीक है। नंबर 5, समानता के कारक। हमारे देश में सभी व्यक्ति समान है, कानून का सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्या है, संरक्षण प्राप्त है। तो जो मूल अधिकार है वो समानता की बात करता है। मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति में, छोटे में, बड़े में, अमीर में, गरीब में, काले में, गोरे में, किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है। मूल अधिकार हमारे देश में समानता को लेकर के आता है। कानून किसी व्यक्ति का जितना संरक्षण करता है उतना हमारे देश के दूसरे व्यक्ति का संरक्षण करता है। प्रत्येक व्यक्ति पर मूल अधिकार समान रूप से लागू होते हैं। मूल अधिकार किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता है। तो मूल अधिकार सभी व्यक्तियों पर क्या होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। तो ये हमारे समानता की क्या है, कारक है। तो ये 5 महत्व आपकी किताब ने मूल अधिकारों के बारे में बता रखे हैं। पहला महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। दूसरा, कोई भी हमारे देश में तानाशाही नहीं कर सकता, स्वेच्छाचारी शक्तियों पर रोक है। तीसरा, न्यायिक सुरक्षा प्रदान की गई है, न्यायालय के द्वारा इसकी सुरक्षा प्रदान की गई है। नंबर 4, लोकतंत्र की आधारशिला है। किसी भी देश में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वहां पे मूल अधिकार होना अति आवश्यक होता है। और नंबर 5, समानता के कारक है। हमारे देश के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से मूल अधिकार क्या होते हैं, लागू होते हैं। मूल अधिकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तो मूल अधिकारों के ये 5 महत्व जो आपकी किताब में दे रखे हैं, ये 5 मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं मूल अधिकारों की। हमने बात कर ली, हमने मूल कर्तव्य की बात कर ली, फंडामेंटल राइट्स की हमने बात कर ली, फंडामेंटल ड्यूटीज की हमने बात कर ली। अब आपके चैप्टर में अगला पॉइंट आता है फंडामेंटल। अब अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या नाम आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोला जाता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला हमारा टॉपिक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ बताता हूँ। मतलब हमारे संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग किसमें, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक किसका वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन है। कहां से कहां तक है, 36 से लेकर के 51 तक किसका वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसे किस देश से लिया गया है, इसे आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से लेकर के 51 तक किसका वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बताया गया है कि हमारे देश में कोई भी सरकार बनेगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे किसी राज्य की सरकार हो, उसे जनता के भले का कार्य करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों में हमेशा चाहिए की बात आती है कि किसी भी सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, सभी व्यक्तियों को समान वेतन, सभी व्यक्ति जो एक समान कार्य कर रहे हैं उन पर समान वेतन लागू होना चाहिए, सभी व्यक्तियों पर समान कानून लागू होना चाहिए, है ना। हमारे देश के अंदर जो पशु है उनका वैज्ञानिक प्रकार से उनका क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया जाना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे नैतिकता को बढ़ाते हैं। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी सरकार अगर कोई काम करेगी तो उसे ऐसा काम करना चाहिए। यहाँ पे हमेशा चाहिए की बात आती है, चाहिए का मतलब है ये हमेशा नैतिकता की बात करता है, मतलब सरकार को ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो आप उसे रोक नहीं सकते हो, है
है ना। लेकिन नीति निर्देशक तत्व इतने ज्यादा जरूरी है कि ऐसा कार्य अगर कोई सरकार बनती है और वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है तो हमारे देश की जनता उसे क्या कर देगी, वोटों के द्वारा हटा देगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसी गूढ़ बातें बताई गई है जो कि किसी भी देश के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमेशा चाहिए की बात है। अब चाहिए का मतलब क्या है? जैसे सदैव सत्य बोलना चाहिए, तो सदैव सत्य बोलना चाहिए या सदैव सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, और कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो कोई झूठ बोलते तो बोल ही दे, चाहिए हमेशा नैतिकता पर जोर देता है। उसी प्रकार जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भी नैतिकता पर जोर देते हैं। उनके लिए आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इस चीज को दोबारा मैं आपको समझा ऐसे समझना। राज्य का मतलब आ गया सरकार, यहाँ पे राज्य का मतलब क्या है, सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से। राज्य की नीति, जब कोई भी राज्य नीति बनाएगा यानी कि क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, जब कोई भी राज्य नीति बनाएगा या कानून बनाएगा उसको हमारे संविधान ने निर्देशित किया है, उसको हमारे संविधान ने क्या किया है, निर्देशित किया है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। कोई भी सरकार बनेगी, वो कोई भी कानून बनाएगी तो उस कानून बनाने के लिए हमारे संविधान ने उनको निर्देश दिया है कि आपको ऐसे ऐसे कानून हमारे देश की जनता की भलाई के लिए बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व वो किसकी बात करते हैं, चाहिए की बात करते हैं। संविधान के भाग किसमें है, संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इनका वर्णन है। किस देश से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। अब आपकी किताब में दे रखा है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर फर्क क्या है, दोनों में फर्क की बात कर लेते हैं। आपकी किताब में 4 फर्क दिए। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकारों में पहली बात आती है कि मूल अधिकार वाद योग्य है। दोस्तों, वाद योग्य का मतलब ये होता है कि अगर बार-बार मैं बता रहा हूं आपको, वाद योग्य का मतलब ये होता है अगर किसी की व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसे लेकर के देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। जबकि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अगर उनको कोई सरकार लागू नहीं कर पाती है तो उसके लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हो। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या देश के किसी भी न्यायालय में आप नहीं जा सकते हो। तो जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, जबकि जो डीपीएसपी है वो वाद योग्य नहीं है। पहला फर्क समझ में आया। फंडामेंटल राइट्स है, उनको लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो, और जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं। नंबर 2, जो हमारे मूल अधिकार है उनको क्या है, हमारे कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार हमारा कैसा अधिकार है, मूल अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे नैतिक अधिकार है। नैतिक अधिकार का मतलब है वो चाहिए की बात करता है कि प्रत्येक सरकार को काम ऐसा करना चाहिए। जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे मूल अधिकार है वो हमारे कानूनी अधिकार है। उनको कानून बनाकर के उनको पास किया गया है, उनको हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे कैसे अधिकार है, नैतिक अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार नंबर 3, मूल अधिकार हमारे व्यक्तिगत अधिकार है। मूल अधिकार हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। तो ये कैसा अधिकार है, ये व्यक्तिगत अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को बांटा गया है, ठीक है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो नीतियों के पथ प्रदर्शक है। नीतियों के पथ प्रदर्शक का मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार जब कानून बनाएगी उनकी नीतियां कैसी होनी चाहिए, उन नीतियों की बात यहाँ पे की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। तो पहला हमने कौन सा पढ़ा, वाद योग्य है, और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व वो वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है, वाद योग्य का मतलब ये कानून को लेकर के कोर्ट में जाया जा सकता है, जबकि इनको लेकर के नहीं जाया जा सकता। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कानूनी अधिकार है हमारे, है ना, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे नैतिक अधिकार है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है वो व्यक्तिगत अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है हमारे नीतियों में पथ प्रदर्शक है। कोई भी सरकार को नीति बनाएगी उनमें उनका मार्गदर्शन करेगा कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, वो राजनीतिक लोकतंत्र की आधारशिला है। जब हमारे राजनीति में जो हमारे देश में वर्तमान में लोकतंत्र है उसकी आधारशिला क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ये बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, शासन की स्वेच्छाचारी शक्तियों को, ये जो महत्व में बात की थी वही बात यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र, ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। जबकि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को
बढ़ावा देते हैं। समाज में सभी व्यक्ति समान कब बनेंगे, समाज में सभी व्यक्तियों के पास पैसा बराबर कब होगा, इन सभी चीजों की बात कौन करता है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बात करते हैं। किन किन की, राजनीतिक लोकतंत्र की और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। तो अभी तक हमने बात की है दो चीजों की, एक तो मैंने आपको बताया मूल अधिकारों का महत्व बताया और दूसरा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या फर्क है, इसकी बात मैंने आपको यहाँ पे दी है। अब थोड़ी सी मैं आपको बात बताता हूँ जो अभी तक अपन ने टॉपिक पढ़ा है उनके बारे में। देखो उनका कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। एक तो देखो हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। दूसरा हम अभी पढ़ा है डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीसरा हमने पढ़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। हमने तीन चीजें पढ़ी है, थोड़ा सा बता दो आपको। फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा है, हमने डीपीएस की अभी देख रहे हैं, कल इसको विस्तार में बताऊंगा आपको। एक हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा है। देखो जो मूल अधिकार है वो हमने किस देश से लिया है, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है। जबकि जो डीपीएस की है हमने किस देश से लिया है, आयरलैंड से। डीपीएस की हमने किस देश से लिया है, आयरलैंड से। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने किस देश से ली है, रूस देश से ली है। तो तीनों में फर्क समझ गया। तो फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है, डीपीएस की आयरलैंड से लिया गया है और फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ये तीनों की बात हमने कर ली। अब फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, ये संविधान के भाग 3 में है। डीपीएस की संविधान के किस भाग में है, भाग 4 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहां पर है, 4 में। मूल अधिकार भाग 3 में, डीपीएस की भाग 4 में है और मूल कर्तव्य भाग 4 में है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स का अनुच्छेद कहां से कहां तक है, फंडामेंटल राइट्स है 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के कहां तक है, 35 तक है। जबकि डीपीएस की ये 35 यहाँ पे खत्म हो रहा है फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे खत्म हो रहा है भाग 3, तो चैप्टर 4 शुरू होगा। चैप्टर 4 कहां से शुरू होगा, 36 से शुरू होगा और कहां तक होगा ये, 51 तक, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, डीपीएस की 36 से लेकर के 51 तक। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे उसका आर्टिकल कौन सा है, 51 है। फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल कौन सा है, 51 है। तो ये तीनों का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया किस देश से लिया गया है, संविधान के चैप्टर कौन से हैं, मूल अधिकार चैप्टर 3 में है, डीपीएस की चैप्टर 4 में है और फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर 4 में है। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक है। 35 के बाद में जैसे 36 आएगा भाग 4 में, वो कहां पे बदल जाएगा, डीपीएस में। 36 से लेकर 51 तक किसका वर्णन है, डीपीएस का वर्णन है। और 51 में किसका वर्णन है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन है। तो ये तीनों के बारे में आपको बता दिया। फंडामेंटल राइट्स को लेकर के आप कोर्ट में जा सकते हो, जबकि डीपीएस और फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के आप कभी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये दोनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों ही वाद योग्य नहीं है, ये दोनों ही वाद योग्य नहीं है, ठीक है। तो कल अपन बात, आज एक थोड़ा सा मेरा होता है, कल अपन बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। इनको 3 आधार पर आपकी किताब ने बांटा है। थैंक यू।